हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस को देखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का क्या मतलब होता है? नाम। मतलब ये कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, यदि उसका नाम दे दिया गया, कोई नाम दे दिया गया तो वो हो जाता है संज्ञा। मतलब यदि हम परिभाषा के अनुसार देखें तो संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहेंगे किसे? संज्ञा मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी भाव, किसी अवस्था या किसी गुण का पता हो, है ना, या अवस्था मैंने बताया। यदि इन सब चीज़ों का नाम पता चल जाए तो वो आपका हो जाता है क्या? संज्ञा हो जाता है। जैसे आप कहेंगे बचपन, तो बचपन तो एक अवस्था है, तो ये बचपन क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। ठीक है। अब बात करेंगे यदि हम आगे, तो संज्ञा जो होता है ये क्या होता है? ये आपका विकारी शब्द होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि विकारी क्या होता है ना। विकारी क्या होता है? विकारी का मतलब होता है जिसे लिंग के आधार पर या तो फिर वचन के आधार पर, किसके आधार पर? जिसे हम लोग लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर बदल सके, परिवर्तन कर सके, वो होता है क्या? विकारी। तो जो संज्ञा होता है वो विकारी होता है। ठीक है। तो इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये लिंग, वचन और कारक आया है तो संज्ञा के अंतर्गत ही हम लोग लिंग, वचन और कारक को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि दुनिया में आपको कोई भी नाम मिल रहा है, किसी भी चीज़ का नाम मिल रहा है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी अवस्था का, किसी गुण का, यदि नाम पता चल जा रहा है, नाम पता हो रहा है, तो वो आपका संज्ञा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यदि हम लोग देखेंगे कि संज्ञा का भेद कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो जो वैयाकरण लोग हैं, वैयाकरण का मतलब होता है जो व्याकरणविद होते हैं, उनको वैयाकरण कहा जाता है। तो जो व्याकरण की दृष्टि हम लोग जब देखेंगे तो बहुत सारा इसमें क्या है? मतभेद है कि कितने प्रकार के होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे 5, तो बहुत सारे लोग कहेंगे 3। तो इसमें क्या होता है? जो द्रव्यवाचक और जो द्रव्यवाचक होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो समूह वाचक संज्ञा होता है ना, इसको क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देते हैं। किसके अंतर्गत? जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है? 3 हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जब देखेंगे, आधार पे डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे, तो संज्ञा को जब हम लोग बांटेंगे तो सामान्यतः हम देखेंगे बहुत सारे अनेक, जैसे कि मान लीजिए अर्थों के आधार पर क्या होगा, है ना, अनेक आधारों पर बांटेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है पहला जो वर्गीकरण होगा, जो पहला वर्गीकरण होगा वो होगा आपका जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर, मतलब सजीव और निर्जीव के आधार पर। जिसमें आपका चलने की क्षमता हो, जीव जिसे हम लोग कहेंगे जो जिसमें जीवन हो, वो आपका क्या होगा? जीवंतता होगा। और अजीवंतता जिसमें जीवन न हो, मतलब ये कि जितने भी आपके ये, जैसे मान लीजिए लड़का, घोड़ा, पक्षी, इसमें जीवन है, ये चल फिर सकते हैं, तो मतलब इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्राणिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? प्राणिवाचक संज्ञा। लेकिन पेड़ हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, इसमें तो जीवन नहीं है, ये चल फिर नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका अप्राणिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मोटरसाइकिल या फिर साइकिल, ये कौन सा संज्ञा है? प्राणिवाचक है या तो फिर अप्राणिवाचक? वैसे देखेंगे तो मैंने कहा यहाँ पे जो चल फिर सकते हैं, जिसमें जीवन हो, तो चल फिर सकते हैं। तो ये जो मोटरसाइकिल है ये भी चल फिर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये अपने आप नहीं चलता है, ये किसी के द्वारा चलाया जाता है, इसमें जीवन नहीं होता है, तो ये आपका अप्राणिवाचक हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गणना के आधार पर। किसके आधार पर? गणना के आधार पर। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, एक शब्द कोई भी ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। यदि पेन लेंगे तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, बहुत सारे पेन। लेकिन हम लोग कह लें कि दूध, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि 1 दूध, 2 दूध, है ना। आप ग्लास में लेकर ये कह सकते हैं कि 1 गिलास दूध, 2 गिलास दूध। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें? उसकी मात्रा को, दूध की मात्रा को आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं
आप कभी भी दूध को ऐसे एक दूध दो दूध नहीं गिन सकते हैं। मतलब दो चीज़ें हुई, एक तो गणना की जा सकती है, दूसरे की गणना नहीं की जा सकती है। तो जिसे गणना जो गणना होगा उसे हम लोग गणनीय संज्ञा कहेंगे, जिसकी गणना नहीं होगी उसे हम लोग अगणनीय संज्ञा कहेंगे। जो अगणनीय संज्ञा होते हैं उन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम लोग सिर्फ माप सकते हैं, और जो गणनीय होंगे उन्हें हम लोग गिन सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, जो हम लोग गिन सकते हैं तो उनका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन भी कर सकते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी कर सकते हैं। एक होगा तो एक वचन, एक आम है तो एक वचन, दो आम है तो दो वचन द्विवचन, और दो से अधिक है तो वो आपका हो जाएगा बहुवचन, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो गणनीय और अगणनीय संज्ञा हम लोग क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं इसका। अब बात करते हैं जो अगणनीय होंगे। जाहिर सी बात है जो अगणनीय होंगे उन्हें हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। अब जब गिन ही नहीं सकते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, एक वचन में ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अभी तक हम लोगों ने देखा जीवंतता के आधार पर, उसके बाद गणना के आधार पर। अब बारी है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को अलग अलग करते हैं या उनका वर्गीकरण करते हैं तो तीन तरह की संज्ञा हमारे सामने आते हैं। एक आता है आपका रूढ़ संज्ञा, और दूसरा आपका आता है यौगिक संज्ञा, और तीसरा आता है योग रूढ़ संज्ञा। अब ये तीनों क्या होते हैं भाई, रूढ़ संज्ञा वो होते हैं जिनका सार्थक खंड न किया जा सके, है ना, जिनका सार्थक खंड न किया जा सके। सार्थक का मतलब होता है कोई निश्चित अर्थ देना, सार्थक का मतलब होता है कोई निश्चित अर्थ देना। जिसका सार्थक खंड नहीं किया जाएगा वो आपका रूढ़ संज्ञा होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कमल, आप क्या कहेंगे कमल, तो इसका यदि हम लोग उल्टा क्या कर दें, खंड खंड क म और ल कर दें तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्या है, रूढ़ संज्ञा हो गया। इसी तरह से नाक हो गया, आज, कल, पर, ये सभी क्या है आपका, ये क्या है, रूढ़ संज्ञा हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे है आपका यौगिक संज्ञा। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से बने हों, ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से बने हों, मतलब दो शब्दों से बने होंगे, दोनों सार्थक होंगे। मैंने अभी बताया कि सार्थक का मतलब होता है जो निश्चित हो, जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, वो आपका सार्थक होगा। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होंगे, दोनों होंगे। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया विद्यालय, तो क्या हो गया, विद्या और आलय दो शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं, दोनों का एक निश्चित अर्थ है ना। दूसरे के बाद है पुस्तकालय, हिमालय, घुड़सवार, तो ये आपके यौगिक संज्ञा हो जाएंगे जब मिक्स हो जाएगा। तो रूढ़ संज्ञा क्या, जिसका हम लोग सार्थक खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, रूढ़ संज्ञा हो गया। यौगिक क्या हो गया, इसमें क्या होंगे, दो शब्द होंगे और दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। अब भाई बाद में उसके बाद आएगी योग रूढ़ संज्ञा, इसमें योग भी है और रूढ़ भी है। तो इसका मतलब ये है कि योग रूढ़ संज्ञा उसे कहते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अपने सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करके परंपरागतवश वो किसी दूसरे या किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया पंकज, जैसे कहा गया जलज, जैसे हो गया लंबोदर। लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश जी को। तो यहाँ पे लंबोदर जो है वो आपका क्या है, आपका योग रूढ़ संज्ञा है ना। ये अपना अर्थ नहीं देगा लंबोदर, बल्कि ये गणेश जी को कहा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक को हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग सीख जाएं कि कौन सी संज्ञा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। क्या बोला, क्या एक व्यक्ति का बोध कराए, किसी एक स्थान का बोध कराए, किसी एक वस्तु का बोध कराए, वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब यहाँ पर ये समझना है, अब ऐसे समझ लीजिए, अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे समझना है, अब ऐसे समझना है जितने भी नाम हैं यदि वो एक का बोध करा रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया गंगापुर,
तो गंगापुर किसी जगह का नाम है, तो ठीक है, गंगापुर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर वो जब एक व्यक्ति का बोध कराए, कोई भी शब्द है जब एक व्यक्ति का बोध कराता है, एक वस्तु का बोध कराता है, एक स्थान का बोध कराएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यही ध्यान देना है, यदि एक से अधिक का बोध कराया तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण में देखेंगे, जैसे सुनील, सुनील किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा सुनील, तो ये आपका क्या हो गया, आपका यस व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश का नाम है भारत, जैसे मान लीजिए कहा आपने भारत, तो भारत भी क्या है, एक देश का नाम है। दिशा हो गया, है ना, राष्ट्रीय जाति भारतीय हो गई। साइकिल हो गया, एक वस्तु का नाम है। गंगा हो गया, गंगा किसकी नाम है, नदी का नाम है। और काला सागर एक समुद्र का नाम है। पुस्तक देवनागरी जो है आपकी लिपि है। होली दीपावली आपका त्यौहार है। तो ये सब क्या है, फिक्स नाम है ना, एक फिक्स नाम होता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने जब आपसे बताया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है तब तक वो एक का बोध कराता है, यदि वो एक से अधिक का बोध कराया तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जाने से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे आपने कहा देश के नाम, यहाँ पे देखिए देश है तो देशों के नाम हो गए, दिशाओं के नाम हो गया, है ना, व्यक्तियों के नाम हो गए। और उसी तरह से आप कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, न्यूज़पेपर अखबार जिसे हम लोग कहते हैं। पुस्तक के नाम, है ना, पुस्तक के नाम भी हो जाएंगे। और जो आपके ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्धों के नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी याद रखना है कि ये आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को ध्यान से देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की व्यक्तियों या एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब ये जैसे ही आप किसी शब्द का नाम लें और उससे उस पूरे जाति का बोध हो, किसी एक, जैसे मान लीजिए आपने कहा यहाँ पे नदी, तो नदी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक नदी की बात नहीं हो रही है। वो वहाँ पे नदी आपके, यदि मैं आपसे कह दूँ नदी बहती है तो आप किस नदी को समझेंगे, जाहिर सी बात है सभी नदी को समझेंगे ना, सभी नदी बहती है। तो जब सभी की बात आ जाए, उसी जात, उस नदी के जात के सभी लोगों की बात हो जाए, जब सभी लोगों की बात हो जाएगी तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मतलब उस जात के सभी लोगों की, है ना। जैसे आपसे कहा गया कुत्ता, तो कुत्ता का मतलब कुत्ते के 4 पैर होते हैं। अब किसी एक को कहा नहीं गया, मतलब उसके पूरे जाति को कहा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से ये आपको समझना है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का या एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होता है तो वहां पर आपको क्या कहा जाएगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। अब उदाहरण के रूप में यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कहा गया लड़का, लड़का आप लड़के कहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर एक को नहीं कहा जा रहा है। लड़का का मतलब सभी, उसके पूरे लड़के जात के सभी की बात हो रही है। उसी तरह से वकील है, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, गांव, बकरी, नगर, कौन से नगर में रहते हैं। जैसे ही नगर आएगा जाहिर सी बात है कोई ना कोई नगर होगा, और वैसे नगर जब कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया मुंबई, तो मुंबई आपका क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है, तो ये आपका तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि हम कहें वो क्या है, वो एक नगर है, नगर तो बहुत सारे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, ये सभी के सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्रम में है आपका भाववाचक संज्ञा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण की, उसके धर्म के, उसकी दशा का बोध हो, वो होता है भाववाचक संज्ञा। कुल मिलाकर आपको ये समझना है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के भाव का पता चल जाए, है ना, उसके गुण का पता चल जाए, उसकी क्या कंडीशन है, क्या किस दशा में है, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आपने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा से किसी मनुष्य की बुढ़ापे का पता चल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी दशा का पता चल गया, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो गया,
है ना। उसके बाद है मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, ममत्व का मतलब ममता, बंधुत्व हो गया, समीप्य हो गया, सबासी, नैकट्य हो गया, चतुराई हो गया, अपनापन, अपनाओ भी उसी को कहते हैं, मनुष्यता, पंडित, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने भी आपके उदाहरण दिए गए हैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी के साथ देखिएगा, है ना। इसको आप लोग नोट करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूह का मतलब क्या, जो समूह में हो, जो समूह में होगा वो आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। सिंपल से समझना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा होता है या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पे है संसद, है ना, कुंज हो गया, सभा हो गया, परिषद हो गया, कक्षा, कक्षा में किसके समूह का बोध होगा, विद्यार्थियों के, है ना। सेना हो गया, सेना में किसकी, सेनाओं की पता चलेगी, है ना, उनका समूह होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का समूह होगा। मंत्रिमंडल, पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होगा। भीड़ में लोगों का दल में, गिरोह, पुंज, प्रकाश का, और ढेर हो गया, मंडल हो गया, ये है ना, ये घींद है तो केले का घींद हो गया, गुच्छा हो गया। ये घींद आप लोग जानते हैं, केले का घींद वो होता है जो घींद इसे नहीं कहते, इसे घौंद कहते हैं। क्या कहते हैं, घौंद। तो घौंद क्या होता है, घौंद वो होता है जब आप लोग केले के पेड़ में देखे होंगे, जब केला उसमें फूलता है, फलता है, तो वहाँ पे देखे होंगे तो वो केला, बहुत सारे केले एक ही गुच्छे में रहते हैं, तो उसे हम लोग घौंद कहते हैं। तो वही है घौंद। तो केले के समूह को हो जाएगा। गुच्छा, जो अंगूर का गुच्छा होता है, उसे हम लोग भी किस में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात मन में बैठा के चलिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिससे हम लोग कोई चीज बना सकें। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिससे हम लोग, जिसके द्वारा कोई चीज बनाई जाए। जैसे आप कहेंगे हार, वो जो सोने का हार होता है, यदि आपने कहा सोने का हार तो ठीक है, वो आप सोचेंगे अच्छा ठीक है ये द्रव्यवाचक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। वास्तव में वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, हार द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो जिससे बनाई गई, सोने से बनाई गई है, तो सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, और हार आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जैसे ही हार कहेंगे, सोने का हार कहेंगे तो लगभग सभी सोने का हार के विषय में बात होगी, उसके पूरे जाति की। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है, जिसके द्वारा कोई वस्तु बनाया जाए वो आपका द्रव्यवाचक होगा। जैसे यहाँ पे सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल, ये सभी के सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है, और आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको, हमको लगता है कि स्पष्ट हो गई होगी। यदि आप लोगों को कुछ इसमें से न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट, एक एक कमेंट देखा जाता है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद की क्लास में इसी संज्ञा के जो विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक, एक एक क्लास में करके उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा यदि अच्छी लगी हो तो। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।